साल था 2005। साइप्रस से 121 लोगों को लेकर एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। इस फ्लाइट को जाना तो चेक रिपब्लिक के प्रॉग था, लेकिन इसका एक स्टॉप ओवर था ग्रीस में। सुबह 9 बजे इस फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर से भरे इस प्लेन का रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में कोई बच नहीं पाया। जब इस हादसे के पीछे की जांच की गई तो जो वजह पता चली उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि इन सबकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि एक बटन था। इस बटन की वजह से 121 लोग अपनी मौत को गले लगा बैठे थे। तो चलिए ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज हम जानते हैं कि इस प्लेन क्रैश की हकीकत आखिर क्या है। 14 अगस्त 2005 की सुबह की शुरुआत हुई ही थी। इतने में हेलियोस फ्लाइट साइप्रस के लारनाका से चेक रिपब्लिक के प्रॉग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन बीच में ग्रीस के एथेंस में उसका स्टॉप ओवर था। सुबह के 9 बजे थे और उसी के साथ इस फ्लाइट ने अपनी उड़ान भरी। उस समय इस फ्लाइट में फैक्चुअल तौर पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्मन पायलट, जो इस प्लेन को ऑपरेट भी कर रहे थे। इस पायलट को कुल 16,900 उड़ान की घंटों का एक्सपीरियंस था। उनके साथ प्लेन के कॉकपिट में थे एक 51 वर्षीय को पायलट, और इन्हें भी फ्लाइट उड़ान का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इन्हें लगभग 7,549 उड़ान के घंटों का एक्सपीरियंस था। वही फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर इस प्लेन की कमान को संभाल रहे थे। डेली मेल के मुताबिक उड़ान भरने के 12 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसी समय अचानक से फ्लाइट में एक अलार्म बजने लगा। जब उस अलार्म की जांच की गई तो पता चला था कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का अलार्म था। इस अलार्म को देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और या वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 से ज्यादा की फीट की ऊंचाई पर अलार्म के इस तरह से बजने का कारण दोनों पायलटों को बिल्कुल समझ नहीं आया। अब ऐसी सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। पायलट जब एटीसी को ये पूरी सिचुएशन बता ही रहे थे, तभी प्लेन में कॉकपिट पैनल में मौजूद कई सारे अलार्म एक साथ बजने लगे। इन आवाजों से पायलट की आवाज एटीसी तक ढंग से नहीं पहुंच पा रही थी। ये आवाज कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी। इसी के साथ ही प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजना शुरू हो गया। इस अलार्म के बजने का ये मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट कर चुके थे। दोनों पायलट की दिक्कतें अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। सांस लेने में होने लगी दिक्कत। दोस्तों, इधर ये सब जानकर प्लेन में भगदड़ और आतंक का माहौल फैलता चला गया। क्रू मेंबर लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, पर थोड़ी देर में पैसेंजर्स को सांस लेने में काफी दिक्कतें आने लगी। उसी समय ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। जब सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हुई थी, तब तक प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई पर था। पायलट बार-बार एटीसी से संपर्क करके उन्हें अपनी समस्या बताने की कोशिश में जुटा हुआ था, लेकिन उनकी बात एटीसी तक नहीं पहुंच पा रही थी। फिर उनकी एटीसी से भी कनेक्शन पूरी तरह से टूट गया। एटीसी ने भी उनसे संपर्क दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें इसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। प्लेन उड़ता रहा हवा में। प्लेन के अंदर मुश्किलें बढ़ती चली जा रही थी और उसी के साथ प्लेन लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसके बाद ठीक 13 मिनट पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच चुका था। 10:12 से लेकर 10:50 तक एथेंस एटीसी की टीम रेडियो कंट्रोल से पायलट की कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें फिर से कोई जवाब नहीं मिल पाया। अब 10:45 हो चुके थे, लेकिन प्लेन अभी तक लैंड नहीं किया था और न ही ये बात समझ आ रही थी कि प्लेन कब लैंड करेगा। 2 फाइटर जेट्स को भेजा गया। अब समय और हालात को देखते हुए एटीसी को कुछ अनहोनी होने का आशंका होने लगी। इसी वजह से ग्रीक अधिकारियों ने अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट को इस विमान को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट ने हेलियोस फ्लाइट को ढूंढ लिया था। इनमें से एक फाइटर जेट इस विमान के बेहद करीब आ गया था। वो इसलिए था ताकि वो ये सब देख सके कि आखिर प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने ये देखा कि प्लेन में को पायलट की सीट पर कोई नहीं बैठा है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया ताकि वहां से प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया जा सके, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात ये थी कि किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था। लेफ्ट साइड के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। अब समय 11:49 पर पहुंच चुका था। फाइटर जेट के पायलट ने ये देखा कि एक शख्स कैबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। फिर वो उन्हें कुछ ही पलों में पायलट सीट पर बैठा दिखाई दिया। इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट्स ने इशारा करके मौजूदा हालात के बारे में जानने की कोशिश की। ये शख्स भी फाइटर जेट के पायलट्स को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया। तभी प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और इसकी वजह से प्लेन लेफ्ट साइड में झुककर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पहाड़ियों के पास जाकर प्लेन क्रैश हो गया। पायलट सीट पर बैठा शख्स प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर ही रहा था, लेकिन वो उसमें पूरी तरह से नाकाम रहा। इसके बाद 12 बजे फ्लाइट के राइट साइड के इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया और प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरह खो चुका था। इसके बाद ये प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर जाकर ग्रामेटिका की पहाड़ियों के पास क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन सवार सभी लोगों की मौत हुई थी। पहले ही
हो चुकी थी प्लेन में बैठे लोगों की मौत। फाइटर जेट के पायलट ये सब देखकर सदमे में आ चुके थे, क्योंकि उनकी आंखों के सामने फ्लाइट क्रैश हुई थी। इसके बाद ग्रीस में इस फ्लाइट के क्रैश होने की खबर आग की तरह फैल गई। इसी वजह से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। सभी 121 लोगों के शवों को ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन जब हादसे में मृत मिले कुछ लोगों का पोस्टमार्टम किया गया तो बहुत चौंकाने वाली बात सामने आई थी। उन्हें पता चला कि प्लेन में मौजूद पायलट समेत लगभग सभी लोग पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब दोनों पायलट की मौत 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी तो प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? कौन संभाल रहा था प्लेन को? जांच में पता चला कि पायलट्स की मौत के बाद प्लेन को फ्लाइट अटेंडेंट संभाल रहे थे, क्योंकि आखिरी बार उन्हीं की आवाज ही एटीसी को सुनाई दी थी। उन्होंने मेडे मेडे कहकर करीब 5 बार मदद की गुहार एटीसी को लगाई थी। फ्लाइट अटेंडेंट के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सके। लेकिन इसके बावजूद प्लेन को वो ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया से दूर ले जाने में कामयाब रहे। अब आप सोचिए कि अगर वो ऐसा ना करते तो ना जाने कितने और मासूम लोगों की जान चली जाती। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पकड़ी गलती। अब एक्सपर्ट्स ने इस घटना की वजह जानने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। सबसे पहले तो प्लेन लेफ्ट साइड में क्यों झुक गया था, इसे लेकर ये पता चला कि प्लेन के लेफ्ट साइड का फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी। ये बटन वो था जो प्लेन के प्रेशर को सेट करता है। इस बटन को देखते ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को समझ आ चुका था कि कैसे ये हादसा हुआ। दरअसल प्रेशराइज बटन एक पूरे जहाज में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है। इतनी ऊंचाई में जाकर अब साफ सी बात है कि हवा का दबाव ज्यादा होगा, इसलिए ये बटन इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इसी बटन से बाहर के इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी भेजते रहते हैं, जिससे प्लेन के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और कभी कभी इसे मैनुअल भी किया जाता है, तो पायलट और को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ हुई थी गलती। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो हादसे का एक सबसे मेजर रीजन भी पता चला। दरअसल जब ये प्लेन अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था तो वहाँ सर्विस करने वालों ने इसके प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर डाल दिया था। प्लेन उड़ाने के समय दोनों पायलट्स का इस ओर ध्यान नहीं गया था कि बटन ऑटोमेटिक मोड पर नहीं बल्कि वो मैनुअल मोड पर है। इसके कारण प्लेन में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी और विमान में बैठे लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। वो सांस नहीं ले पा रहे थे, इसी वजह से वो बेचैन हो गए और भगदड़ मचने जैसी सिचुएशन बन गई। पायलट्स ने इसका कारण जानने की कोशिश की, लेकिन इस बटन पर उनका ध्यान ही नहीं गया। फिर कॉकपिट में भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, जिससे दोनों पायलट बेहोश हो गए। वहीं सभी यात्री और क्रू मेंबर भी धीरे धीरे बेहोश होने लगे। इसके बाद ऑक्सीजन न मिलने के कारण वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फ्लाइट अटेंडेंट ने की प्लेन कंट्रोल करने की कोशिश। प्लेन इसके बाद ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन एक शख्स अभी भी जिंदा था और वो थे फ्लाइट अटेंडेंट। दरअसल इस प्लेन के फ्लाइट अटेंडेंट एक स्कूबा ड्राइवर थे, इसलिए उन्हें काफी देर तक सांस को रोक पाने का एक्सपीरियंस था। लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी भी हालत कुछ समय बाद खराब होने लगी थे। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ आप सभी वो अब तक जान ही चुके हैं। इस घटना के 15 महीनों बाद ग्रीस के अधिकारियों ने घटना की रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि घटना के लिए सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था और वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन। अगर वो ऑटो मोड पर होता तो शायद ये दुर्घटना न होती। तो आपका इस प्लेन हादसे के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? क्या लगता है आपको कि इस हादसे को अवॉइड किया जा सकता था? आप इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।